भारत को तालिबान से क्यों डरना चाहिए? तालिबान भारत के लिए किस किस तरह के खतरे, किस तरह की चुनौतियां पेश कर सकता है? क्या तालिबान पिछले 20 सालों में बदल गया है? और क्या इस 20 सालों में बदले हुए तालिबान से भारत को डरने की जरूरत नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आज हम इन दो पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भारत के लिए तालिबान इतना बड़ा खतरा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि तालिबान के आने के बाद जिहादियों का उत्साह बढ़ेगा। लश्कर तोयबा है, जैश है, जैसे जो उत्पादी आतंकवादी संगठन है उनको प्रश्रय मिलेगा, उनको हथियार मिलेंगे, उनको पैसा मिलेगा और वो पाकिस्तान के माध्यम से भारत के कश्मीर में गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि यही तालिबान पहले अलकायदा की मदद करता रहा, उसको बढ़ावा देता रहा, उसकी जड़ें मजबूत करता रहा। आईएसआईएस के साथ विचारधारा के स्तर पर मतभेद होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत मदद करता रहा और अब तालिबान ये क्लेम करेगा कि हमने देखिए इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया है, हमने दो सुपर पावर को, दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर को, अमेरिका को 20 साल की लड़ाई के बाद भगा दिया, 10 साल की लड़ाई के बाद रूस को भगा दिया था। तो दुनिया में जो इस्लामिक संगठन है उनको मजबूत हो जाना चाहिए, उनको एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश हो सकती है और ये इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ेगा तो इसका असर भारत में इस रूप में होगा, जैसा जानकार कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुत्व वाला कट्टरवाद है वो बढ़ेगा और ज़्यादा पोलराइज चीज़ें हो जाएंगी और ज़्यादा समाज में हिंदू मुस्लिम और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मुकाबला कैसे होगा? इसका मुकाबला कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चलकर किया जा सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों और आस्थाओं पर और ज़्यादा विश्वास करते हुए किया जा सकता है, इस्लामिक कट्टरता को फैलने नहीं दिया जाए और उसके खिलाफ मोर्चेबंदी उतना उग्र रूप ना धारण कर ले, इस तरह की कोई बात हो सकती है। इस पर बहुत सारी चीज़ों पर विचार हो रहा है। एक बड़ा खतरा ये है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी विशेष इसका फायदा भी उठा सकती है, इलेक्शंस में भी फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद देश बड़ा होता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा भारत को यह है कि भारत ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में, करीब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये सोच के किया था कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती अच्छी होगी, वहाँ के जनता के साथ भी रिश्ते अच्छे होंगे तो पाकिस्तान की घेराबंदी हो सकेगी। एक तरफ हिंदुस्तान होगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान होगा, बीच में पाकिस्तान होगा और सीमा पर दोनों तरफ शांति होगी या एक तरफ कम से कम शांति होगी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान गड़बड़ी करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाएगा, ज़्यादा अपनी औकात के अंदर रहेगा। ये बात कही जा रही थी, अब ये कहानी नहीं रहेगी। इससे जुड़ा हुआ बात ये है कि जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसको एनडीएस कहते हैं, उसके साथ भारत ने मिलकर बड़े एसेट्स बनाए थे, आतंकवादी संगठनों पर नज़र रखना, अफीम के जरिए दूसरे जरिए के लिए कैसे पैसा आता है, कैसे हथियार पहुंचते हैं, चाबहार का जो बंदरगाह है ईरान का, वहाँ पर भी एनडीएस के माध्यम से नज़र रखना, ये सारी चीज़ें थी। ये एसेट खत्म हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से आप जानते हैं ये एसेट इकट्ठे होते हैं और नए सिरे से भारत एसेट नहीं बना पाएगा, ये बात भी है। तो भारत सामरिक दृष्टि से इस हिसाब से थोड़ा पीछे चला जाएगा। तीसरी बात ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से सटे हुए इलाका है उज्बेकिस्तान और दूसरे देश हैं, वहाँ से भारत तेल की और गैस की पाइपलाइन बिछाना चाहता था जो तो अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुँचती और इससे पूरा अफगानिस्तान का चरित्र बदल कर रह जाता। अब भारत को भी इसमें फ़ायदा होता, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। अगर तालिबान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, इसलिए भी कहा जा रहा है कि तालिबान से संबंध अच्छे बनाना ज़रूरी है। जैसे लश्कर की बात है, जैश की बात है, ऐसे ही चीन में इगोर जो मुस्लिम उग्रवादी हैं, चीन के एक प्रांत में 50 किलोमीटर सीमा चीन की मिलती है, तो चीन को भी इस बात का डर है, इसलिए वो तालिबान से बात कर रहा है। रूस को डर है कि चेचन्या के विद्रोहियों में नया उत्साह आ सकता है, उनको हथियार मिल सकते हैं, पैसा मिल सकता है तालिबान से, इसलिए रूस भी तालिबान का एक तरह से स्वागत कर रहा है, उनसे अच्छे संबंध रखने की उम्मीद कर रहा है। तो भारत को भी इस तरह की बात कुछ करनी चाहिए, समझौता नहीं करना, लेकिन बातचीत का द्वार बैकडोर चैनल या डिप्लोमेसी के थ्रू ये खुले रखना चाहिए। इस्लामिक कट्टरवाद पर रोक लगा सके, वो भारत की सरहद को क्रॉस नहीं कर पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जा सके, इस लिहाज से भारत को ये करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। एक और बात कही जा रही है कि भारत के सामने एक बड़ा खतरा ये है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, ईरान है,
ये सब तालिबान के साथ होंगे, साथ इकट्ठे खड़े होंगे तो ये गुट बना सकते हैं। और इस गुट से लड़ना, इस गुट का मुकाबला करना भारत के लिए एक नई चिंता की बात हो सकता है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए उसको अफगानिस्तान की ज़रूरत है। एक आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण ये है कि चीन अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्म का तांबा निकलता है, अभ्रक निकलता है, यूरेनियम है, कोयला बहुत अच्छा है, बड़े भंडार हैं, तेल और गैस के भी भंडार बनने के संकेत मिले हैं। तो इसमें कहीं पाकिस्तान, चीन, रूस यही सब चीज़ें ना हड़प लें, भारत के हिस्से में भी कुछ आए। तो भारत को इसलिए भी तालिबान से बात करनी चाहिए। और तालिबान ने भी भारत के साथ कुछ संकेत दिए हैं, उसकी बात मैं अलग करूँगा। तो भारत पर सेना का खर्च बढ़ सकता है, आर्थिक बोझ थोड़ा और बढ़ सकता है। इसी के कारण, सेना पर खर्च के कारण पड़ोसियों से भारत को संबंध और अच्छे करने होंगे। इस्लामिक कट्टरवाद की जो नया खतरा पैदा हो रहा है उसको देखते हुए भारत के अभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं है। नैन जो नॉन अलाइन मूवमेंट को भारत ने एक तरह से किनारे कर दिया था, उसको जिंदा करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एशिया के स्तर पर सार्क जिसकी बैठकें भी होना करीब करीब बंद हो गया है, उसको दोबारा से सक्रिय करने की भारत को कोशिश करनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। एक दूसरा सवाल जो उठ रहा है कि क्या तालिबान बदल गया है, 20 साल में क्या तालिबान बदल गया है। इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान के हाल में जो स्टेटमेंट आए, भारत को लेकर जो स्टेटमेंट आया कि भारत ने अफगानिस्तान में जो पैसा लगाया, जो मदद की, आर्थिक बांध बनाया है रात के अंदर, संसद भवन बनाया, सड़कें बनाई, महिला स्वयं सहायता समूह इकट्ठे बनाने में, उसके गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसको एक्नॉलेज कर रहा है तालिबान। लेकिन उसका कहना है कि भारत को सेना वेना नहीं भेजनी चाहिए, सेना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भारत को तालिबान को आश्वस्त करना चाहिए कि भारत कभी सेना नहीं भेजेगा और भारत को सेना भेजने की मूर्खता करनी भी नहीं चाहिए। नाटो ये मूर्खता करने का सोवियत संघ, अमेरिका का हम देख चुके हैं। दूसरी बात, धारा 370 जब हमारे यहाँ से हटी थी तब तालिबान ने कहा था हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये भारत का हिस्सा है। कश्मीर समस्या की बात आती है तो तालिबान हमेशा से कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान आपस में जाने, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये कहा जा रहा है कि भारत ने $3 बिलियन का जो निवेश अफगानिस्तान में किया है उसका महत्व को भी तालिबान समझ रहा है और भारत के साथ संबंध इसलिए भी अच्छे बनाना चाहता होगा तालिबान, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश जो है उसके साथ संबंध अच्छे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय छवि तालिबान की थोड़ी सी सुधर सकती है। भारत से वो चाह रहा है कि भारत मान्यता दे, तालिबान चाह रहा है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसको मान्यता दें। तो उस हिसाब से भारत को भी तालिबान पर डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से दबाव डालना पड़ेगा कि अगर आप हमारी मान्यता वाली बात चाहते हैं, अगर आप दुनिया भर में ज़्यादा लोगों की मान्यता चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, दूसरी चीज़ों के प्रति आपको बदलना पड़ेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। तो देखिए पहले जो तालिबान के जो लोग थे पश्तून हैं, पठान हैं और ये पश्तो भाषा ही ज़्यादातर बोलते थे। अब इनके जो लड़के हैं, इनके प्रवक्ता भी हैं, वो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हिंदी का भी इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू अच्छी बड़ी ज़ुबान बड़े प्रमुखता से बोलते हैं। तो तालिबान में इतना सारा फ़र्क आया है, ये कहा जा रहा है। और एक और बात कही जा रही है कि 40 साल से तालिबान लड़ता रहा। गठन तो 1994 में हुआ था, लेकिन उससे पहले भी किसी न किसी रूप में वो लड़ता रहा। 20 साल अमेरिका से लड़ाई सीधी सीधी दिखती है, उससे पहले जो 10 साल अफगानिस्तान में गृहयुद्ध चला, अलग अलग जो गुटों के साथ, अलग अलग जो कबीले हैं उनके साथ, उनको लेकर लड़ता रहा। उससे पहले रूस के साथ लड़ाई होती रही। तो इसमें से जो ज़्यादातर लड़के हैं वो जिहाद सीखे हुए हैं और उन्होंने हक्कानिया मदरसा पेशावर में, क्वेटा के अंदर जो है पाकिस्तान में, वहाँ से उन्होंने जिहाद की भाषा सीखी है। और इन लड़कों को कंट्रोल करना तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो कंट्रोल कर पाए तो फिर भारत के लिए भी थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल अगले 10-15 दिन भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वहाँ परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं, सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है, सत्ता में सिर्फ तालिबान के लोग शामिल होते हैं या ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, तुर्क हैं, हाजरा हैं, इनको भी शामिल किया जाता है, हजारा हैं, इनको शामिल किया जा सकता है। तो अगर ये लोग भी शामिल होते हैं, दोस्तम के लोग शामिल होते हैं, इस्माइल खान जो हेरात के इलाके में, मजार शरीफ वाले इलाके में एक बड़े नेता 78 साल के हैं, वो उनकी उम्र
जो रूसियों के खिलाफ भी लड़े थे, दोस्तम के साथ भारत का बड़ा दोस्ताना रिश्ता रहा है, ये लोग भी वहाँ सत्ता में शामिल होते हैं, तो भारत के लिए बातचीत करने का दरवाजे और ज़्यादा खुलेंगे और एक दूसरे को समझने समझाने की भी कोशिश की जा सकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अमेरिका तालिबान से बात कर रहा है, रूस बात कर रहा है, चीन बात कर रहा है, यूरोपीय देश बात कर रहे हैं, तो भारत को भी तालिबान से बात करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।